दूसरे किस्म का भूचाल है, दूसरे किस्म की जहाँ पर एक आपदा हमारे बीच में आई है जो हमारे सामाजिक ताने बाने को तोड़ने वाली आपदा है, वो भी एक हिस्सा है उसका। ये वही बड़कोट है जहाँ पर कभी लोगों ने अपने जंगलात के सवालों को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उस दौर में जब हमारे देश में चंद सिंह गढ़वाली पेशावर में निहत्ते पठानों पर गोली चलाने से मना करते थे, तो हमारे यहाँ बड़कोट में हमारा ही राजा हमारे ही लोगों को जो अपने निहत्ते हकों को लेकर बड़कोट के खिलाड़ी मैदान में इकट्ठा थे, उन पर निहत्तों पर गोली चलाई थी। तो इतिहास का एक बड़ा कालखंड था, इसलिए था क्योंकि हम उसको पर्यावरणीय दृष्टि से इसलिए देखते क्योंकि जंगलात का सवाल इसमें था सबसे बड़ा। उसके बाद हमारा 1942 में एक बड़ा आंदोलन चला जिसको हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं, लेकिन उत्तराखंड में उस भारत छोड़ो आंदोलन में लोग जंगलात के सवालों को, पर्यावरणीय सवालों को लेकर ही लड़े। उसमें 3 बड़ी घटनाएं हुई। एक हमारे देघाट में हुई जिसमें 2 लोग मारे गए, दूसरी घटना हमारे यहाँ शर्ट में हुई जिसमें 5 लोग मारे गए, तीसरी घटना हमारे यहाँ सालन में हुई जिसमें 3 लोग मारे गए। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में पर्यावरणीय सवालों को लेकर लोगों ने अपने अपने समय में बड़े आंदोलन किए। और 70 के दशक में जब देश आजाद हो गया तो हम सब लोगों को लग रहा था कि अब हम अपने जंगलात की नीतियों को अपने ढंग से बना लेंगे, अपने ढंग से सारी नीतियां बनेंगी। लेकिन 70 के दशक में फिर एक बार हिमालय को बचाने के सवाल बहुत तेजी के साथ उभरने लगे और तमाम लोग जंगलात के सवालों को लेकर सड़क पर आए। और आप सभी लोग जानते हैं कि 70 का दशक पूरे उत्तराखंड में वन आंदोलन का दशक है और इस पूरे दौर में उस जगह पर आंदोलन चला है जिस जगह पर आज सुरंगें डाली गई हैं, जिस जगह पर सारे बांध बनाए गए हैं। और उसी जोशीमठ के आसपास रैणी गांव है, उसी जोशीमठ का पूरा क्षेत्र है जिसको पूरा लेने की तैयारी सरकार के आयोजन ने की है। तो इस प्रकार से 70 के दशक का प्रतिकार और उसके बाद भी उत्तराखंड राज्य और राज्य बनने के बाद भी आप सब लोगों के बीच में ये हालात हैं। तो हृदय जोशी ने, जिस बात को मैं बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूँ, हृदय जोशी ने इन सारी बातों को लगभग इस पुस्तक में समेटा है और उसके बाद बताया है कि ये 2013 कैसे हुआ है। ये मोटा मोटी इस पुस्तक की एक बात है जिसको मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और पिछली बार जब हम इस पुस्तक का विमोचन कर रहे थे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में थे हम सब लोग। तो तब हमारे यहाँ उत्तराखंड के बहुत बड़े जनकवि भी हमारे बीच में थे जिनका नाम हीरा श्री राणा था, जो बहुत अच्छी कविताएं उत्तराखंड की करते हैं, बहुत सारे गीत करते हैं। मैं हृदय ने उस मर्म को समझा जिस कविता को हृदय उन्होंने उस दिन कहा था। हृदय जोशी ने इस किताब के बाद, ये इनकी पहली किताब थी, उसके बाद हृदय ने एक बहुत सुंदर किताब लिखी है लाल लकीर। तो लाल लकीर हमारे पूरे नक्सली जो क्षेत्र है वहाँ की समस्याओं पर वो किताब है लाल लकीर, इसको भी सब लोगों ने पढ़ना चाहिए। उसके बाद हृदय से और आगे बढ़े, इन्होंने एक बहुत सुंदर किताब लिखी, वो भी पर्यावरण संबंधी समझिए आप, एटकिन का हिमालय। तो हृदय ने जुझारू हैं कि उस किताब को लेके जब उसको लिख रहे थे, उसका अनुवाद कर रहे थे, तो हृदय ने कहा कि मैं उन जगहों पर जाना चाहता हूँ जहाँ एटकिन गया और ताकि मैं उस अनुवाद को और बेहतर ढंग से कर सकूँ। तो मुझे भी अपने साथ ले गए और ऐसे ऐसी जगह ले गए कि हम कोसी के उद्गम में गए। कोसी का उद्गम जो है लगभग 7 किलोमीटर ट्रैक था और वो हम जब वहाँ गए तो हम लगभग रात के 12 बजे हम पहुंचे, पूरे जंगल में भटक गए। और हमें हृदय इतने ये अपने काम के प्रति इतने प्रतिबद्ध आदमी हैं कि पता ही नहीं कि हम किस सीजन में वहाँ जा रहे हैं। ये भी पता नहीं है कि हम बारिश के समय में वहाँ जा रहे हैं। जोकों ने हमारे पूरे पाँव भी ऊपर तक हमको पकड़ लिया। लेकिन हृदय का ये जो जुझारूपन है यही उसको तुम चुप क्यों रहे केदार जैसी चीजों को लिखवाता है। तो मैं हृदय को बधाई देते हुए और आप सभी लोगों का एक बार स्वागत करते हुए हीरा श्री राणा की इसी कविता के साथ इस किताब को पूरा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस कविता को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उसके भाव को आप समझेंगे कि हीरा श्री राणा ने इस पूरी किताब का जो हमारा जिस्ट है, जिसको कहते हैं कि पूरा उसका जो हम पूरा भाव है वो इस कविता के 4 पंक्तियों में दिया था। कैसे कि त्योर पहाड़ मेरा पहाड़ रोए दुखों को त्योर पहाड़, तेरा पहाड़ मेरा पहाड़ और दुखों का पहाड़ है। त्योर पहाड़ मेरा पहाड़ रोए दुखों को त्योर पहाड़, तेरा पहाड़ मेरा पहाड़ ये दुखों का पहाड़ है। बुजुर्ग बोले जोड़ पहाड़, जो हमारे यहाँ बुजुर्ग थे, जो पुराने लोग थे, उन्होंने पहाड़ को जोड़ा। बुजुर्ग बोले जोड़ पहाड़, राजनीति ले तोड़ पहाड़ और राजनीति ने इस पहाड़ को तोड़ने का काम किया। ठेकेदारों ने फोड़ पहाड़, ठेकेदारों ने पूरे पहाड़ को फोड़ा, बड़ी बड़ी परियोजना वालों ने। और नानती नुल्ला छोड़ पहाड़ और युवाओं ने पहाड़ को छोड़ना शुरू किया। गाँव में घुसे घेर न बाढ़, कोई इसका रखवाला नहीं है। त्योर पहाड़ मेरा पहाड़ रोए दुखों को त्योर पहाड़। तो ये
विस्तार का है। और अब ये सिर्फ पहाड़ की बात नहीं है, ये चूंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते मेरे अंदर कभी कई बार पहाड़ हावी हो जाता है, तो मैं पहाड़ को कभी कुछ हावी अपने विचार के साथ भी देखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हृदय की ये विशेषता है कि वह पहाड़ के होने के बाद भी, पहाड़ की समस्याओं को बहुत गहराई से देखने के बाद भी, उनके अंदर कभी सोचने में पहाड़ उन ढंग से हावी नहीं हुआ है भावनात्मक रूप से जैसे मुझे हुआ है। तो इसलिए जब उन्होंने तुम चुपके रहे किताब लिखी है तो ये पहाड़ से निकलकर पूरे देश और दुनिया के उन तमाम सरोकारों की बात करती हुई दिखाई देती है जहाँ जहाँ आपदाओं के लिए इस ढंग के आमंत्रण होते रहते हैं और गलत नियोजन से होते रहते हैं। तो मैं एक बार पुनः हृदय को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सब लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतने सुंदर मौके पर देश की बात को सुनने के लिए, समझने के लिए आप सब लोग यहाँ आए हैं। मैं जयश्री जी से निवेदन करूंगा कि मुकल की शुरुआत को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हेलो, माफ कीजिएगा, इस पुस्तक का मैंने कहा कि पहले ये पुस्तक छपी है, 10 साल पहले छपी थी। इसमें बहुत सारी चीजें हृदय से नहीं भी इसमें डाली है, लेकिन मैं एक इसका पैरा पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि आज से इस पैरा की बहुत बड़ी जरूरत है। वो इन्होंने इस पर लिखा है कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन यहाँ के देवता ठेकेदारों, कंपनियों और नेताओं के कब्जे में है। पहाड़ों को तोड़ फोड़ कर मैदान सा बना दिया गया है। नवनिर्माण के नाम पर केदारनाथ धाम में भरपूर सीमेंट और लोहा भरा जा रहा है, विस्फोट किए जा रहे हैं और सुबह से शाम तक वहाँ हेलीकॉप्टरों और मशीनों का शोर है। जलवायु परिवर्तन प्रभाव और चरम मौसमी घटनाओं के बावजूद योजनाकारों ने हिमालयी प्रदेश की संवेदनशीलता को अनदेखा कर दिया है। यही कारण है कि केदारनाथ आपदा के 10 साल बाद अब उत्तराखंड समेत हिमालय के कई हिस्से अधिक तेजी से दरक रहे हैं। ऋषिगंगा में आई बाढ़ और जोशीमठ का बताता है कि पिछली आपदाओं से हमने कुछ नहीं सीखा। तो इस किताब को इसलिए अब लेना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन 10 सालों में इतनी बड़ी आपदा के बाद भी हमारे नीति नियंता कुछ नहीं सीख पाए हैं और अभी जोशीमठ की आपदा हम सब लोगों के सामने है। तो मैं इस पुस्तक का आज विधिवत लोकार्पण, जो पुनर्प्रकाशन है, उसका लोकार्पण करने के लिए आप सब लोगों से वरिष्ठ पत्रकार और पूरे सामाजिक सरोकार से जुड़े आलोक जोशी जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी मंच में आके इस पुस्तक के लोकार्पण में हमारी मदद करें। आप भी आ जाओ दादा। आप भी आ जाओ। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करूंगी। मेरी हिंदी बहुत साफ नहीं है। पहले तो हृदेश जी को बहुत बहुत बधाई, many congratulations, and you have been a mentor, a friend, and I've learned a lot about Uttarakhand from you, both for personal reasons and otherwise. Your experiences have always stimulated my imagination. But before we start discussing the book, I would just like to break down the Uttarakhand story from a reporter's perspective. I started covering after the 2013 tragedy, so I did not cover the 2013 tragedy. I in fact started covering very recently in the past 3 to 4 years, and even in those 3 to 4 years, I saw a complete breakdown of the Himalayan ecology. बहुत सारे लैंडस्लाइड जोन्स, हर एक कुछ मीटर जाते ही लैंडस्लाइड जोन्स, मतलब ये जो तोड़फोड़ की कहानी है वो बहुत ही ज्यादा एपरेंट है। बट ये कॉम्प्लेक्स भी बहुत स्टोरी लगी मुझे रिपोर्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे डेवलपमेंट का मुद्दा है, अगर आप कहीं कुछ ग्रुप से बात करोगे तो वो बोलेंगे क्यों यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे रोड नहीं बनने चाहिए। फिर स्ट्रैटेजिक एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो गवर्नमेंट का कि ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी कंस्ट्रक्शन करनी जरूरी है। फिर हाइड्रो पावर का एक और इंफ्रास्ट्रक्चर का एंगल आ जाता है कि क्या हमें क्लीन पावर, सो कॉल्ड क्लीन पावर की इतनी जरूरी है कि पैराग्लेशियल जोन्स में हम
हाइड्रो पावर के लिए क्लियरेंस दे सकते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इतनी फ्रेजाइल इकोलॉजी है हिमालयाज की, क्या हम उसको कंसिडर करते हैं कभी भी कि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, और लोग क्या चाहते हैं? आई मीन देयर आर लॉबीज फॉर एवरी ऑल दीज काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शंस हु वुड से कि ये डेवलपमेंट है, ये वो है, पर उत्तराखंड के लोग क्या चाहते हैं उसको समझने की कोशिश मैंने की है, एंड आई एम स्टिल learning and trying to understand from Ridesh. So Ridesh, I'll ask you questions about your book but also about certain things related to this. कि आपने जब 2013 की आपदा हुई, आप वहाँ पे जाके बहुत दिन रुके और रिपोर्टिंग किया, आपने क्या देखा उस टाइम के बाद? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि वहाँ मैं ही नहीं था, बहुत सारे पत्रकार थे जिन्होंने मुझसे ज्यादा मेहनत की, मुझसे ज्यादा वक्त तक वहाँ टिके रहे। शायद उनके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था जैसा मेरे पास था। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे पत्रकार जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे दिल्ली में चाहे मैदानी इलाकों में, वो दिन रात भागते हैं। टेलीविजन एक ऐसा मीडियम है जो पत्रकारों को चाहे कुछ भी स्क्रीन में आप कितना भी आप उनको डिमोनाइज करो, इट टेक्स ए लॉट ऑफ टोल। वो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बिजी रहते हैं। और तो ये मैं चारुदा का बड़प्पन मानता हूँ, उन्होंने तारीफ की। मैं कोई ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा था जो बाकी लोगों ने नहीं किया। सब लोगों ने बहुत मेहनत की। हाँ, क्योंकि एक मैंने खाका बनाया, उस पर काम किया, तो राधिका पोडिया यहाँ पर आई है, वो और मैं साथ में थे ऊखी मठ में, और मैंने उस घटना का जिक्र किया है जब एक गढ़वाली महिला इनका हाथ पकड़ के रो रही थी और गढ़वाली में कह रही थी, शायद उनको समझ में नहीं आया कि बेटी मैं क्यों नहीं मर गई, उसके 5 बेटे मरे थे और उसके साथ पोते भी मरे। तो वो कहानी ने ट्रिगर किया था इस बुक को लिखने के लिए, क्योंकि वो आदमी एक मुझे लेके गया और उसने एक कहा कि भाई साहब, इस आदमी की औरत का जो दर्द देख रहे हो ये कुछ नहीं है, यहाँ हर साल लोग मरते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार बड़े शहरों के लोग फंसे थे तो मीडिया है और मैं आपको ले जाता हूँ। तो मुझे वो ऊखीमठ जो भगवान केदारनाथ का विंटर होम है, उसी जगह में हम थे। चुन्नी मंगोली गांव लेकर गया जहाँ 28 लोग मरे थे 1 साल पहले, और एक भी कैमरा दिल्ली से नहीं गया। और वो रास्ते में दिल्ली आते आते वो स्टोरी रास्ते में कहीं दफन हो गई और कभी पहुंची नहीं नेशनल मीडिया में। तो ये बड़ी चीज थी। लेकिन आपने जो पूछा कि वो वहां पर उस वक्त 4-4.5 हजार तो सरकार का अपना आंकड़ा है, लोग मरे थे। पूरी दुनिया में इतनी ऊंचाई पर कभी इतनी बड़ी आपदा नहीं हुई, कभी इतना बड़ा एरियल रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ उस दौरान हेलीकॉप्टर चलाते हुए इतने पायलट और इतने रेस्क्यू स्टाफ की डेथ हुई हो या वो घायल हुए हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने दिनों तक इतनी दूरी तक लोग पैदल चलकर वापस अपने घर पहुंचे हो। तो वो अपने आप में एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, अभिभूत कर देने वाली एक ट्रेजेडी थी। लेकिन जो मुझे फायदा चारू तिवारी जैसे लोगों के होने का मिला कि मैं उसके पर्सपेक्टिव को देख पाया। जिन्होंने कहा कि 1920 से जो आंदोलन चला, 1916 में कुमाऊं परिषद का जिक्र किया, वहां से जो रिच हिस्ट्री थी, और 1802 से इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने और शेखर पाठक ने, कि कैसे पहाड़ों में जो भूकंप आए या लैंडस्लाइड में जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है हमारे पास, तो उसको समझ के तब जाके हमने, मेरे इस किताब का जो दूसरा हिस्सा है वो उसका एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है कि किस तरह से उत्तराखंड में रिच हिस्ट्री एनवायरमेंटल स्ट्रगल की गई है। तो पुरोला की बात हम कर रहे हैं। एटकिन साहब ने ये लिखा है अपनी किताब में कि पुरोला के लोगों ने इतनी रिच हिस्ट्री है कि पुरोला के लोगों ने महाभारत में कौरवों का साथ दिया। ये क्योंकि जो संसार, ये भारत एक बहुत रिच कंट्री है और वहां दुर्योधन के मंदिर होते थे। जब सैटेलाइट टीवी आया तो दुर्योधन के मंदिरों को तोड़कर तो नहीं, बदलकर शिवालय बना दिया गया। लेकिन क्योंकि एक ऐसा माहौल था कि लगा कि नहीं, कैसे इस देश में दुर्योधन भी हो सकता है, क्योंकि दुर्योधन भी एक सच्चाई है, बलि भी एक सच्चाई है, किसी का हीरो किसी का विलन है। तो पहाड़ में ये रिच हिस्ट्री में आपको दिखता है। तो आज भले ही वहां पर शिवालय है, मंदिर नहीं है, लेकिन आज भी वहां से दुर्योधन सिंह नाम के लड़के जो है आते हैं और वो नौकरियां करते हैं मैदानी इलाकों में। तो ये भी है। तो मोटे तौर पर तो संक्षेप में तो यही है कि वो बहुत बड़ी त्रासदी थी। उसके बाद बहुत सारे और इलाकों में भी हो रही थी। लेकिन इस किताब के दोबारा आने की 2 वजह है। ये तो बहुत सिंपल और सामान्य वजह किसी रिपोर्टर का लालच है। ये किताब काफी वक्त तक अंग्रेजी में तो मार्केट में है और अपडेटेड वर्जन भी है, लेकिन हिंदी में ये आउट ऑफ प्रिंट हो गई थी। तो उसमें इतने, ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो इसमें मैंने पिछले 10 साल की बातें जोड़ी, नई फोटोग्राफ जोड़ी। तो अभी किताब एक बार फिर से है और अभी जो पिछले 10 साल में हुआ है वो उस बारे में अभी वो स्टोरी और भी आगे बढ़ गई है। 10 साल हुए हैं, तो इसके बीच में क्या हुआ और अभी क्या? 10 साल में ये हुआ है कि
प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में एक चारधाम यात्रा प्रोजेक्ट शुरू किया जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। अभी तक 900 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। उसके अलावा केदारनाथ में itself, केदारनाथ में जब हरीश रावत वहां के चीफ मिनिस्टर थे और 2014 के इलेक्शन नहीं हो रहा था, तो उनको ये दिखाना था 2014 के इलेक्शन से कि हम कुछ कर सकते हैं। और वो काम शुरुआत में काफी अच्छा था कि उन्होंने केदारनाथ को दोबारा से फंसाया 2014 में, लेकिन धीरे धीरे होता क्या गया, वो केदारनाथ का डेवलपमेंट जो है वो कभी अनएंडिंग प्रोसेस हो गया। केदारनाथ में इतना सीमेंट नितिन भर दिया गया और केदारनाथ में इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया कि आज केदारनाथ में खड़े होके आपको 4G और 5G नेटवर्क मिलता है, लेकिन आप बात नहीं कर सकते किसी से क्योंकि इतने हेलीकॉप्टर आपके सर के ऊपर मंडराते रहते हैं। मतलब 2 हेलीकॉप्टर जो है वो हवा में होते हैं और एक उतरता है, वो उड़ता है दूसरा उतरता है, क्योंकि उनको पैसा बनाना है उससे। तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन हैविंग ऑल काइंड ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट इट हैज बिकम सो नॉइजी। और वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और 12 से कम 12 हेलीपैड है। वो जो गौरीकुंड है वहां से पूरा वो ले जाना चाहते हैं, रोपवे ले जाना चाहते हैं। उसके अलावा उन्होंने एक बहुत बड़ी दीवार बनाई है और जो ग्लेशियरोलॉजिस्ट डीपी डोभाल है वाडिया इंस्टीट्यूट के, उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं उनके साथ चौराबाड़ी ग्लेशियर चढ़ा था तो उन्होंने मुझे बताया कि वो दीवार का कोई मतलब नहीं है क्योंकि चौराबाड़ी लेक खत्म हो चुकी है। उसका जो मोट उसका जो किनारा है वो टूट चुका है, एम्बैंकमेंट। तो अब पानी तो रुकता नहीं है उसमें, ग्लेशियर से जो पानी आता है बह जाता है। So there is no deposit of water. तो why they are building up a wall to save this thing? तो उसमें थोड़ा करप्शन का एंगल भी दिखता है क्योंकि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होगा तो फिर वो पैसा भी ठेकेदार बनाते हैं। तो अब ये काम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये काम हमारे या एक्टिविस्ट के या किसी पत्रकार के कहने से नहीं, ये आपको पता है वो एनसीपी जोन है। खड़क सिंह वालिया साहब ने खुद अपने जीते जी ये बात कही थी। उसके बाद बहुत सारे और ग्लेशियरोलॉजिस्ट ने कहा, अभी नवीन जुयाल साहब ने ये बात कही कि आप पैरा ग्लेशियर जोन में नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हो रही है जो एक चिंता का विषय। और बद्रीनाथ में आपने देखा कि अभी फिर एक नया मास्टर प्लान शुरू हो गया है। हाँ, मैं नितिन से पूछना चाह रही थी कि ये डेवलपमेंट वाला बहुत बात हुआ है कि ये डेवलपमेंट मॉडल हिमालयस के लिए ठीक नहीं है। ऑन द अदर साइड द गवर्नमेंट इज सेइंग नो दीस प्रोजेक्ट्स आर स्ट्रेटजी, चाइना से थ्रेट है, चारधाम प्रोजेक्ट। वेयर टू बी, आई मीन व्हाट इज द काइंड ऑफ स्टैंड दैट or what is right for the Himalayas according to you for Uttarakhand? From the region, what do you think? मुझे कई बार ऐसा मैं बोलता हूँ तो लोग थोड़ा हंसते भी हैं कि एक तो बहुत दुनिया में चिंता करते हैं आजकल क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट चेंज आएगा उससे कहाँ कितना फर्क पड़ सकता है। और हिंदुस्तान तो बहुत वल्नरेबल है, पहाड़ में भी, कोस्ट में भी। तो मुझे लगता है कि मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि हमें आई थिंक हिंदुस्तान को क्लाइमेट चेंज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना हम ठेकेदारी हमें खत्म कर देगी उतना क्लाइमेट चेंज भी शायद नहीं कर पाएगा, और कर चुकी है एक हद तक। और अब एक तरीके से क्लाइमेट चेंज एक बहाना मिल गया है कि जहाँ ठेकेदारी को हम गाली नहीं दे पाते हैं तो बोलता है क्लाइमेट चेंज की वजह से हो गया। अब जितनी किताब पढ़ के हम लोग के एक बार हंसे भी थे, एक बार हुए भी थे साथ में, ये आपको कहानियां सुने, उसमें क्लाइमेट चेंज की कहीं जरूरत नहीं है कि वो ज्यादा बाढ़ आई कि कम आई। कहानी इनकी पूरी किताब में है कि कितना सीमेंट लगा और वो सीमेंट कितने का था और किसको ठेका मिला। अब कई बार हम लोग पत्रकार हम सब मतलब उन जगहों पर रह चुके हैं जहाँ हर बात नहीं बोल पाते कि ठेकेदारी का धंधा है। तो जो आप सवाल पूछे थे मुझे लगता है देखिए कि पहाड़ का ये सही है, सब समझते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि पहाड़ में डेवलपमेंट एक अलग तरीके का होना था। अब मतलब मैं वेस्टर्न हिमालय में पैदा हुआ, देहरादून में पैदा हुआ, अब मैं ईस्टर्न हिमालय में रह रहा हूँ, अभी ईस्टर्न हिमालय में आदाब कर रहा है मणिपुर में। सच्चाई यही है कि सबको पता है, डोंट थिंक किसी एक्सपर्ट या किसी एवरेज सिटीजन को बताने की जरूरत है कि पहाड़ में जो डेवलपमेंट होगा वो अलग तरीके से होगा। लेकिन पहाड़ की पॉलिटिक्स तो किसी अलग तरीके से हुई नहीं। हमारे यहाँ जो उत्तराखंड में पॉलिटिक्स होती है वो वैसी ही होती है जो दिल्ली या यूपी में होती है। उत्तराखंड बनाने का एक उम्मीद थी जब मूवमेंट था कि उत्तराखंड की पॉलिटिक्स अलग तरीके से चलेगी, लखनऊ के तरीके से नहीं चलेगी, ठेकेदारियां नहीं होगी। मुझे लगता है कि वो 2000 में जब उत्तराखंड बना तो सिर्फ हमें इतना मिला कि जो करप्शन लखनऊ में होती थी वो डिसेंट्रलाइज होकर थोड़ी देहरादून, नैनीताल, हल्द्वानी तक पहुंच गई। तो अब ये भी सोच सकते हैं, मतलब हम अपने लोगों को ज्यादा बुरा ना माने कि देश बदलने की कुवत तो हम लोग रखते नहीं, या देश की नेतागिरी बदलने की कुवत नहीं रखते। तो जब भी हम डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की बात करते हैं, अमूमन मुझे लगता है हम एक्चुअली बात कर रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज करप्शन ही करा ले काफी है, क्योंकि ना वो सड़कें रुकने वाली है, ना वो दीवारें रुकने वाली है।
यहाँ तो लखनऊ का ठेकेदार बनवा देगा, यहाँ की जॉइंट सेक्रेटरी बनवा देंगे, हमारा ही कोई बनवा देगा। इससे ज्यादा नहीं हो पाया। और इसमें आई थिंक हम लोग फंस के रह गए कि जब तक हमारी पॉलिटिक्स, हमारी नेतागिरी और हमारी नेताओं के रिश्ते हमारे ठेकेदारों से जब तक वो नहीं बदलते, मुझे लगता है कई बार बोलते बोलते ये पर्यावरण का इशू है बोल के हम लोग बोर भी हो गए। ये पर्यावरण का इशू नहीं है, ये गवर्नेंस और करप्शन और किस तरह हमारी पॉलिटिक्स चलती है उसका इशू है। और ये आपने जो शब्द बोला मैं पहले भी सुन रहा हूँ, कई सालों से हमें भी सुनाया जाता था कि खास करके आप तो मणिपुर में तो वहां पे और भी ज्यादा हो जाता है, स्ट्रेटेजिक पर्पस। मतलब यहाँ तो प्रधानमंत्री मोर को डालते तो वो भी स्ट्रेटेजिक पर्पस के ला दिया जाता है। अब तो कोई हद नहीं बची कि किस चीज को आप स्ट्रेटेजिक पर्पस नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से उत्तराखंड के किसी भी हिस्से में पहाड़ में कमी नहीं है। लोगों से आप पूछे कि कितनी सड़क चाहिए सड़कें, हमें अस्पताल चाहिए, हम चाहते हैं हमारे बच्चों के पढ़ाई अच्छी हो सके, स्कूल अच्छे बन सके, पर कोई इतना मुश्किल नहीं है पता करना कि कितनी सड़क चाहिए और किस गांव तक कैसी सड़क चाहिए। 8 लेन वाला हाईवे चाहिए कि एक पतली सड़क चाहिए जो लोकल बस गांव तक पहुंच जाए। आई थिंक ये समझ सब में, इसके लिए कोई विद्वान होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई एक्सपर्ट की भी जरूरत नहीं है। स्ट्रेटेजिक पर्पस मुझे लगता है बहुत फालतू में बहुत जगह ठोक ठोक के डाला गया सीमेंट की तरफ। जहां कुछ और नहीं चलता ये बोल दीजिए। आजकल माहौल भी ऐसा है कि जहां स्ट्रेटेजिक बोलते हैं, नेशनल इंटरेस्ट बोलते हैं, हम लोग सब चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक पर्पस वाली बात जो है ये बहुत ऐसा लगा लोगों को कि आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में जब प्रोसीडिंग चल रही थी तो बहुत आखिर में आया था, और क्योंकि स्ट्रेटेजिक पर्पस था तो वास्तव में एकदम कहा भी नहीं जा सकता है कि आपको सड़क चाहिए। लेकिन मैं ये पूछता हूँ, क्योंकि पहाड़ का रहने वाला हूँ और पहाड़ में जिस तरह सड़कें गिरती हैं, यहाँ बहुत सारे पहाड़ी बैठे हुए हैं, चीन उस सड़क से डरेगा जो सस्टेनेबल है और हर वक्त उपलब्ध है, या वो उस सड़क से डरेगा जो बहुत चौड़ी है लेकिन खड़ी नहीं रह सकती बरसात? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, which road will make China fear? वो रोड which is sustainable and stands all weather, और वो रोड जिसका नाम आपने ऑल वेदर रखा है, बहुत चौड़ी है लेकिन वो एकदम केविंग कर जाती है। तो आप देखिए हर बार जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है वो फ्लैश करते हैं, पीआईबी से पिक्चर्स आती हैं, बहुत सारे पत्रकार रीट्वीट करते हैं, इतना जबरदस्त हाईवे बन गया है। आप उस इलाके में मेरे साथ चलिए, वो हाईवे की देखिए, अब बरसात आ रही होगी क्या हाल होने वाला है। वो खड़े नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमको जो हमने स्टडी की, रिसर्च की, जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि हाफ कट हाफ टिल का मेथड जो है इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे मेथड कि पहाड़ को आधा काटो, उस आधे मलबे से बर्फ को बाकी की सड़क बनाओ, लेकिन वो पूरा पहाड़ जो है दे जस्ट बुलडोज इट, कट इट वर्टिकली, थ्रो इट इन द रिवर, तो रिवर भी खत्म होती है और पहाड़ भी खत्म होती है। अभी जब मैं गई 2021 में डिजास्टर के बाद, तब वर्टिकली कटे हुए बहुत सारे हिल्स ऐसे नजर आए, तो स्लोप स्टेबलाइजेशन नहीं हुआ। ऑन रिकॉर्ड बहुत सारे साइंटिस्ट ने मुझे बोला कि स्लोप स्टेबलाइजेशन इसमें नहीं हुई है बहुत सारे पहाड़ों में। आपको लगता है कि इतनी बार हमने लिखा है लास्ट वार्निंग केदारनाथ के बाद वार्निंग मिल गई है, कुछ भी कहीं भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कुछ सेंसिटिविटी आई है, कुछ कहीं आपको लगा कि अच्छा नहीं ये इसको सीरियसली ले रहे हैं, या इट हैज बीन कंप्लीटली फॉरगॉटन 2013 से? अब ये बात कैसे कह सकते हो? कुछ दिखा होता तो मैं जरूर कहता, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर काफी कुछ हो रहा है, ये बात जरूर है कि वो लगातार जो है और प्रधानमंत्री का जो केदारनाथ का की यात्रा है वो काफी मतलब मीडिया भी कवर करता है और वो काफी बहुत करीब भी दिखाते हैं कि उनके दिल के है। लेकिन आप खुद सोचिए कि केदारनाथ जो है 11,500 फीट की ऊंचाई पर, और केदारनाथ जो है वो बर्फ से ढका रहता है बहुत सारे महीने तक। भगवान केदारनाथ नीचे आ जाते हैं ऊखीमठ से। इसी तरह से गंगा जी जो है वो हरसिल में आ जाती हैं, यमुना जी खरसाली में आ जाती हैं, भगवान बद्रीनाथ जो है वो जोशीमठ में आ जाते हैं। तो भगवान जो है वो और नदियां जो है वो भी ऑल वेदर नहीं है, लेकिन सड़क हमारे पास ऑल वेदर है, राइट? लेकिन वो ऑल वेदर सड़क भी ऑल वेदर नहीं है, राइट? तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी बात जो खड़ी हुई है और ज्यादा सीरियस खड़ी हुई है और जो जोशीमठ की वजह से सामने आया, कहते हैं ना कि गरीबों को दे हैव टू डाई इन सफिशिएंटली लार्ज नंबर टू मेक न्यूज। अगर 1 or 2 poor people die, they do not make news। तो वैसे ही जोशीमठ को पूरा केविंग होना पड़ा खबर बनाने के लिए। एक दो घरों में दरारें पहले आ रही थी तो कोई बात नहीं। Even when जोशीमठ was caving, the chief minister was saying that nothing is happening. I am in touch with the administration। लेकिन जब बहुत बढ़ गई स्थिति तो उसके बाद उन्होंने इस बात को माना। जोशीमठ एक पैराग्लेशियल जोन है और वो कभी भी धंस सकता है, ये सबको मालूम है। 1970 में एमसी मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट थी, सबको ये बात मालूम है।
उसके बाद मैंने तमाम बांधों के ऊपर घरों को देखा, चाहे वो लंगासू में जो पीतलकोटी योजना चल रही है, और कोई भी योजना 400 मेगावाट से कम की नहीं है। और मैं यहाँ पर जिन लोगों को बताना चाहता हूँ 25 मेगावाट से जो बड़ा डैम है वो पहले रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं गिना जाता था, जो नितिन बता रहे हैं और जिसके वो एक्सपर्ट हैं। लेकिन अब सरकार ने क्योंकि ये कहा है इंटरनेशनल फोरम में कि वो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाएगी और वो बढ़ नहीं पा रही है, तो उन्होंने बड़े डैम्स को भी उसमें जोड़ दिया है। तो सारे डैम जो है उनके घरों में ऊपर दरारें हैं। इवन टिहरी डैम के ऊपर जहां मैं गया और भी मैं कुछ साथियों को बता रहा था, वहां पर लोगों के जो घर है उनमें दरारें हैं और फर्श में आप 10-10, 20-20 फीट का बांस डाल सकते हैं। पहाड़ में घर है, घर के नीचे जमीन नहीं, वो पता नहीं कैसे टिका हुआ है। तो एक भूकंप में जो सीस्मिक जोन है वो उसमें क्या होगा, तो ये तो गवर्नमेंट को जवाब देना है। मतलब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई कैन टेल यू व्हाटएवर आई हैव लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड व्हाटएवर आई हैव डॉक्यूमेंटेड एज अ रिपोर्ट। एक रिलेटेड क्वेश्चन मैं नितिन को पूछना चाहती थी कि 2021 का आपदा आया आफ्टर 2013 एंड बहुत सारे स्टोरीज आए, क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर ब्रीच हुआ, हमने भी लिखा ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज इम्प्रिंट इज वेरी क्लियर ऑन द हिमालय, पर हाइड्रो पावर का क्या उसमें एक्सेंचुएट करने में क्या रिलेशनशिप है, वो उतना स्टोरी मतलब लिखा हमने, पर इट डिडंट बिकम, वी कुडंट गेट टू द बॉटम ऑफ इट। तो आपको क्या लगता है कि हाउ डज द गवर्नमेंट सी हाइड्रोपावर, डज इट इवन मेक इकोनॉमिक सेंस टू invest in these projects which are in such fragile areas and cause such massive disasters and economic losses? तो एक आई थिंक आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक, क्या हमें हाइड्रो पावर कितनी चिंता करनी चाहिए, उसका कितना उसकी वजह से कितनी आपदा आने का रिस्क बढ़ता है पहाड़ों में। तो मतलब जो साइंस की पॉलिटिक्स देखते हैं वो लोग बहुत साफ बोलते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि हमें एडिक्वेट साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है इसका, वो साइंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि एक प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल होता है कि अमूमन लॉजिक से आप कई चीजें बता सकते हैं कि यहाँ पे बियॉन्ड द पॉइंट आप खुदाई करेंगे, यहाँ रिजर्वॉयर्स पहाड़ में बनाएंगे तो मुश्किल होगी। अब उसका एकदम एविडेंस निकाले कि इसी वाले कील डालने से वो पहाड़ टूटा कि उस वाले हथौड़ा मारने से टूटा, तो जो वो लोग ये कहानियां बोल रहे हैं वो हमेशा बहाना ढूंढ रहे हैं कि आप कभी पक्का तो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि साइंस ऐसी है। दूसरा, ये बात मैं मतलब मेरे से कई लोग इत्तेफाक नहीं भी रखते कि सरकार की मुसीबत है देश में। हमारे पास एनर्जी के स्रोत कुछ ही है। कोयला अब क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें समय के साथ छोड़ना पड़ेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। अगर सरकार नहीं छोड़ेगी तो उसका साथ अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कोयले की मुश्किल होगी, ना उसके लिए फंडिंग मिलेगी तो निकलेगा। उसका उपाय है सोलर लगाना, और सोलर थोड़ा मुझे लगता है जो हमारे क्लाइमेट चेंज में बात करते हैं लोग, एक्सपर्ट्स या जो क्लाइमेट चेंज पे एक्शन चाहते हैं, उन लोगों ने थोड़ा हमें क्या बोलूं, एक बहुत चमका हुआ सेब दिखा दिया है, जो बहुत पॉलिश करके दिखाया गया है कि सोलर सोल्यूशन है और सोलर लग रहा है और लग रहा है और सस्ता होते जा रहा है, लगाते चलिए सब सॉल्व हो जाएगा। वो एक्चुअली हो नहीं पा रहा है, उसकी एक लिमिटेशन आ गई है। सच ये है कि अगर इतना सस्ता सोलर होता तो जर्मनी जो हमसे कई कदम आ गया सोलर टेक्नोलॉजी में, वो अभी पूरा देश सोलर पे चला गया होता, वो नहीं जा पाए हैं। सोलर हल्के हल्के करके अपने आप एक स्टेबलाइज स्लो ट्रांजिशन पे आ जाएगा। उसके बाद सरकार को अगर बिजली देनी है, उनके पास ऑप्शन 2-3 ही है। लार्ज स्केल पे अगर करना है, सिर्फ हाइड्रो पावर इतना सस्ता हो सकता है, और उसकी कॉस्ट हम लोग सब जानते हैं कहाँ पे कौन लोग जमा करेंगे, वो जिंदगी कौन सी टाइम जो हाइड्रो पावर पे हम लोग सब जानते हैं। ये चैलेंज सरकार के लिए है। इसमें अगेन वापस अगर आप मूलभूत तरीके से जाए कि सवाल क्या होते हैं कि किस किस्म का हाइड्रो पावर आती है, किस किस्म की बिजली कहाँ पे किस तरीके से पहुंचती। क्या आपको एक पूरे देश का ग्रिड चाहिए, एक सेंट्रलाइज ग्रिड चाहिए, क्या आप डिसेंट्रलाइज ग्रिड्स बनवा सकते हैं जहाँ पे शायद इतनी ज्यादा किलोवाट के आपको या मेगावाट के डैम्स ना बनाने पड़े, वहां से बिजली निकाल के दिल्ली तक लानी पड़े, दिल्ली से गुजरात तक ट्रांसपोर्ट ना करनी पड़े। तो मेरे ख्याल से सवाल जब हम लोग, और ये मुझे लगता है कई बार सरकार के लोग या जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं हमें जब घुमाना चाहते हैं, खासकर पत्रकार, हम लोग को ज्यादा वैसे भी नहीं पता होता। सच ये है कि पत्रकार लोग हम लोग तो लिखते लिखते सीखे हैं, कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते नहीं है। तो जब हमें घुमाया जाता है तो ऐसे बड़े बड़े फिलोसफिकल सवाल
डाल दी जाते हैं हमारे दिमाग में, अच्छा अब क्या हाइड्रो नहीं चाहिए आपको तो फिर कहाँ जाएंगे? सच ये है कि जो लॉजिकल सॉल्यूशन है वो छोटे छोटे आंसरों में दूसरी जगहों पे है। ग्रिड किस किस्म का बनेगा, इसमें आपके सवाल के जवाब है, इसमें नहीं कि हाइड्रो वर्सेस सोलर वर्सेस कोल, और वो सवाल हमको पूछने नहीं दिए जाते, वो घुमा के इसी पे आएंगे क्योंकि और हम भी थोड़े गधे ही हैं पत्रकार लोग, वो सिर्फ जब आपदा आती है तभी वो 3 दिन लिखेंगे, उन 3 दिन के आसपास वो 3-4 फॉर्मूले सेट होते हैं कि पहले दिन लिखा आपदा है इतने लोग गए, दूसरे दिन लिखा ये क्लाइमेट चेंज है, एक लिखा शायद क्लाइमेट चेंज नहीं है, तीसरे दिन बोला सरकार ने एक रिहैबिलिटेशन पैकेज दिया, चौथे दिन हम अगली जगह कॉन्फ्लिक्ट ढूंढ रहे होते हैं या एक और आपदा ढूंढ रहे होते हैं। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा बहुत जो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि देश अपने आप को बहुत हमेशा थोड़ा मॉडर्न बनने की कोशिश करते हैं कि अरे मैं तो बस पहुंच गया और देख लिया और लिख लिया। आई थिंक इनकी खासियत तो ये रही है कि जहां इसको एक बार इसका दिल लगा है कि बार बार वापस जा रहा है, कई बार फिजिकली नहीं गया तो दिमाग से बन बैठा, तो उसके बाद जो पढ़ते बनने लगती है कहानियों की इसकी, वो फिर निकलती है, चाहे साइंस से शुरू हो चाहे वो वहां के किसी महाराज की कहानी सुनाए या आम आदमी से मिला, और वो पढ़ते जोड़ जोड़ की किताबें इसकी फाइनली बनती है। वो टीवी में तो अमूमन कम ही होता है, मेरे ख्याल से एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में एटलीस्ट पिछले 20 साल में मैंने प्रिंट में भी ऐसे लोग कब देखे, ऐसे पत्रकार कब देखे जो अपनी कहानियां परत दर परत जोड़ते रहे और उन्हीं कहानियों पे वापस जाते रहे, क्योंकि कई बार नई आपदा पे जाके सवाल के जवाब नहीं मिलते, वही आपदा जो 10 साल पहले हुई हो उसी पे वापस जाने से आपको कहानियों के सार समझ आने लगते हैं। आई थिंक इसलिए ये किताब बहुत जरूरी है कि 10 साल बाद वहीं वापस जाना, बजाय इसके कि बोलना अच्छा नई वाली आपदा जाते हैं वहां से कुछ नया सोल्यूशन दिखेगा या नया सवाल दिखेगा, क्योंकि मतलब हम लोग तो थोड़े, और जयश्री की भी मुझे याद है इसकी आदत की, मैं डायरेक्टर में हम लोग कोलीग्स थे, सिटी जर्नलिज्म करती थी, और पहली बार जब मिली थी तो आगे इसने आई थिंक क्या ट्वीट की थी मुझे याद नहीं, तो मैं बहुत ही बोरिंग सी कुछ दी थी इसको, तो ये आके पहले दिन बोली मुझे एनवायरनमेंट कवर करना है, हाँ यहाँ बोला लाइफस्टाइल कवर करिए, तो इसने पहले दिन आके मिली और बोली कि मुझे एनवायरनमेंट कवर करना है और इसी पे लिखना है, और देखिए तो एक तरीके से सेवक में दो ऐसे लोग बैठे। आपदा प्रबंधन पे मुझे लगता है कि आपको जरूर बताना चाहता हूँ, अभी जो विपर्जय तूफान आया था, चक्रवात आया, तो एक बहुत अच्छी बात हुई है पिछले कुछ वक्त में, अच्छी बातें भी हुई हैं और अच्छी बातें भी लिखते हैं, ऐसा नहीं है और बहुत मुकरता से लिखते हैं। अच्छी बात ये हुई है कि पिछले 20 साल में मैं जब बिल्कुल नया नया रिपोर्टिंग में आया था, मैं रिपोर्टर के तौर पर नहीं गया, लेकिन डेस्क पे बैठ के मैंने जो उड़ीसा का साइक्लोन होते हुए देखा था और क्या उसने तबाही की थी सबको पता है, और जो लोग बहुत यंग हैं वो गूगल कर सकते हैं। उसके बाद से लगातार चक्रवातों को कवर करते हुए देखा कि हमारे पास अच्छी तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, अच्छा अर्ली वार्निंग सिस्टम है। तो जब मैं हुदहुद और फाइलिन 2013 और 14 में दो तूफान फिर से कवर किए चक्रवात ईस्ट कोस्ट पे, तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट था आपदा प्रबंधन में, लेकिन उसके ठीक पहले केदारनाथ में आपदा प्रबंधन में नहीं था। मैं 1 मिनट लूंगा, मैं बताना चाहता हूँ कि हिमालय को आपदा प्रबंधन के मामले में कितना खतरा है। कोस्ट को नहीं है इसलिए कि उसके पास टेक्नोलॉजी है, हिमालय के पास ना तो अलार्म सिस्टम है ना अर्ली वार्निंग सिस्टम है, सैटेलाइट का इस्तेमाल भी प्रभावी तरीके से नहीं किया जा सकता। ये बहुत इन्वॉल्व जो पायलट थे जो पहले दिन से उड़ा रहे थे, उन्होंने जान बचाई थी बहुतों की, तो उन्होंने जो मुझे बताया, इसमें किताब में हर चीज डॉक्यूमेंटेड है जो लोगों ने बताई रिकॉर्ड पे। कैप्टन पुनीत बख्शी ने बताया कि केदारनाथ, रामबाड़ा और गौरीकुंड जैसी जगहों में सरकार की ओर से लगाए गए राहत कर्मियों को अंदाजा ही नहीं था कि ऐसे हालात में काम कैसे किया जाता है और किन छोटी छोटी चीजों की जरूरत पड़ सकती है। मैं और सिद्धार्थ पांडे यहाँ पर हैं, हम 2 वहां पर थे, तो ये अब कैप्टन कहना शुरू कर रहा है, ये हमको कैप्टन ने बताया। मुझे याद है एक दिन मैंने अपने साथी को गौरीकुंड के पास एक जगह उतारा ताकि वो वहां पर एक हेलीपैड बना सके, क्योंकि पहाड़ तो पूरी तरह से बह गया था, तो खड़े पहाड़ में अगर लोगों को निकालना है तो यू नीड ए प्लेस वेयर द हेलीकॉप्टर कैन लैंड, तो उसके लिए उसे हेलीपैड बनाना था। तो 2 लोगों को उसने अपने 2 ग्राउंड हैंडलर्स को रस्सी से लटक के वो लोग उतरे ताकि हेलीपैड बनाए, लेकिन उतारने में प्रॉब्लम थी। तो वो कहता है कि जल्द ही एक समतल खुली जगह बनाने की जरूरत थी। उतरने के बाद उसने मुझसे कहा कि उसे एक मेटल कटर चाहिए, मतलब वहां उसको एक मेटल कटर चाहिए था क्योंकि बिजली के खंभे थे, उन्हें काट के तभी वो जगह पे हेलीकॉप्टर के लिए जगह बना सकता था, ताकि वो रास्ते के दोनों ओर खड़े खंभे काटकर जगह को साफ कर सके। मैं उसकी मांग को पूरा करने के लिए गुप्तकाशी आया और खुद एनडीआरएफ के लोगों के पास गया, ये 2013 में कह रहा है वो।
मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे एक मेटल कटर दे सकते हैं, तो मुझे जानकर हैरत हुई कि उन लोगों ने, एनडीआरएफ के लोगों ने, इस साधारण से उपकरण का नाम तक नहीं सुना था। मैंने उनसे कहा कि आपके पास क्या मिल सकता है जिससे मेरे साथियों को हेलीपैड तैयार करने में आसानी हो, तो उसने कहा कि उसके पास सिर्फ रस्सी और एक वॉकी टॉकी है। तो इसके बाद मैंने जब नेपाल में हुआ तो ये दिखा, नेपाल में देवर बेटर, बट उस वक्त इतनी बड़ी और इतनी तेजी से आने वाली आपदा की तैयारी नहीं थी। ये तो चलो प्राइवेट हेलीकॉप्टर का ही था, ये थे जिनको अशोक शौर्य चक्र मिला था उस वक्त, विंग कमांडर निखिल नायडू। ये क्या कहते हैं कि पहले 2 दिन नाउमीद ही भरे थे रेस्क्यू ऑपरेशन में, और ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आर्मी देर से आई थी, पहले प्राइवेट हेलीकॉप्टर उड़े थे। पहले 2 दिन नाउमीदी भरे थे, हजारों लोगों को निकालना था और प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए थे। स्वयंसेवियों और स्वयंसेवी मतलब वॉलंटियर्स, स्वयंसेवियों और प्राइवेट हेलीकॉप्टर कंपनियों से ही मदद मिल रही थी। एनडीआरएफ के लोग पर्याप्त संख्या में नहीं थे और सेना अभी तक आई नहीं थी। पुलिस और प्रशासन का कुछ अता पता नहीं था, मोबाइल सिग्नल नहीं मिल रहे थे। 19 की शाम को स्थानीय एसडीएम मेरे पास आया और उसने पूछा कि मुझे क्या मदद चाहिए। गुप्तकाशी और फाटा के लोगों के दिल काफी बड़े थे, उन्होंने हमारी पूरी मदद की। वो पॉलिथीन के पैकेट्स में पूरी सब्जी, बिस्किट और पानी लेकर आए ताकि हम ऊंचाई में फंसे लोगों को खाना खिला सके। तो इसने, क्योंकि ही वाज ए पायलट विद एयरफोर्स, तो वो बहुत ज्यादा नहीं बता सकते थे, पर उनकी बातों का आप अंदाजा लग रहा है कि वो क्या कह रहे हैं कि उनको खाना देने की सुविधा भी पहले दिन नहीं थी। ये डिजास्टर मैनेजमेंट का था। बट अच्छी बात यह है कि आज हम कह सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट हैज बिकम मच बेटर। बट उत्तराखंड हिमालयी इलाकों में, जैसे हम जोशीमठ गए थे, तो जोशीमठ में जो बाढ़ आई उसने 2 बांधों को बर्बाद किया। पहले बांध तक पहुंचने के बाद भी 6 मिनट का टाइम था, दूसरे बांध के लोगों को अगर अलार्म सिस्टम होता उनको बाहर निकाला जा सकता, लेकिन कोई अलार्म सिस्टम नहीं था। और वो 200 लोग जाने जो गई, दैट कैपेबिलिटी हैज टू बी फिक्स्ड विद समवन, क्योंकि आपने ये जानते हुए कि यहाँ रोज बाढ़ आती है, आपने कोई अलार्म सिस्टम या ऋषिगंगा में कोई अलार्म सिस्टम नहीं था, अर्ली वार्निंग नहीं था। इस पे हमने रिपोर्टिंग भी किया। निवेदिता और ऋषि को ये भी मतलब, क्योंकि हम डिस्कस करते रहते हैं, नेटवर्क इतने पुअर हैं, मतलब नेटोलॉजिकल नेटवर्क की बारिश कहाँ पे कितनी हो रही है, क्लाउड बर्स्ट कब हो रहा है वो भी पता नहीं चलता है। बहुत रिमोट जगह पे कहीं आपदा आ गई तो हमें बहुत देर पे पता चलता है, जब जाने गई हो या हो चुका है बहुत सारा प्रॉब्लम तभी। कमिंग बैक टू रिदेश, एक क्वेश्चन एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग वेरी नाइस, बट कि ये जो अब जब लिखे, आप कैसे आपने क्या आप उस टाइम पे नोट्स लेके फिर वापस आपने लिखे, उसके बारे में आपकी लिखने की कहानी, एंड हाउ डिड यू डील विद the psychological aspect of seeing death up close, माने इतने सारे लोग। See, I tell about psychological aspect, लेकिन नितिन ने जो कहा, मेरे बहुत से दोस्त ने, पर मैं उससे सहमत नहीं। उन्होंने कहा मैं बहुत मोडेस्ट हूँ, मैं मोडेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं लिख पाया क्योंकि मेरे बहुत सारे रिपोर्टर्स साथ में थे। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती थी, तो जैसे मैंने कहा कि राधिका के साथ जो हुआ उससे मैंने शुरुआत की। फिर सिद्धार्थ पांडे की ली भी बहुत सारी फोटो है इसमें। अपने बहुत सारे दोस्तों से मैं पूछता था, उनके पास नंबर्स होते थे, तो उन लोगों से, ऑफिसर से बात करता था। कम से कम 500-700 लोग तो थे जिनके मैंने नोट्स लिए, मतलब रिकॉर्ड किए, इंटरव्यू की, जो उस दिन वहां फंसे हुए थे। उसके बावजूद दूसरे चैनल के जो रिपोर्टर्स हैं, एक आज तक की रिपोर्टर रितु जोशी हैं, वो एक ऐसे गांव में गई जहां सीएम गया था, तो उन्होंने सीएम को, लोगों ने भगा दिया, सीएम को मतलब मार के एक तरह से भगा दिया, जो बहुगुणा जी को दौड़ा दिया। तो उनका जो अकाउंट है वो मेरे पास नहीं था, वो तो उन्होंने दिया। सो दिस इज हाउ आई डेल्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ राइटिंग। बट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट वाज रियली, लेकिन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता क्या है ना कि पत्रकार तो रोज ही देखते हैं। मतलब मैं इससे 3 हफ्ते पहले मैं बस्तर में था, जहां पर 30 लोगों को माओवादियों ने मार दिया था, और मैं सुधीर रंजन सेन से कह रहा था तब कि बस्तर में जो ये हो रहा है, ये साल की डिकेड की सबसे बड़ी स्टोरी है, which would have been correct also, क्योंकि कितने लोग नेशनल हाईवे में मारा था, अंतरराष्ट्रीय हेडलाइंस बन गई थी। लेकिन 3 हफ्ते के बाद हम फिर केदारनाथ में थे, तो केदारनाथ में हजारों लोग मरे हुए थे। तो ये जो बात थी कि कुछ लोग मरे यहाँ, कुछ लोग मरे वहां, तो ये तो इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू डील विद। थोड़ी देर के लिए लगता है, लेकिन अगर हम हमारे समाज में जैसे हम रह रहे हैं अभी भी, अगर आप रिपोर्टर नहीं हो, देन आल्सो यू नीड टू लर्न हाउ टू डील विद द